आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जुड़े लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही मनरेगा को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात कर लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो लगातार 5वें दिन देश में बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 5वें दिन बढ़ी है। इसके साथ ही देश भर में तेल की कीमत जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वह सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, एसपीसीएल और बीपीसीएल ने रविवार को पेट्रोल डीजल के दामों में क्रमशः 35 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। 35 पैसा का इजाफा यहाँ पर किया है। वही 35 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 34 पैसा प्रति लीटर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वही डीजल की कीमत भी यहाँ पर 35 पैसा की बढ़ोतरी के साथ 98 रुपये और 7 पैसा प्रति लीटर यहाँ पर डीजल की कीमत हो गई है। इस बीच तेल की आपूर्ति और मांग के मुद्दे पर केंद्र सरकार कई तेल निर्यातक देशों से बातचीत कर रही है, लेकिन कीमतों में तत्काल राहत की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले एक सूत्र ने कहा था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल में ही तेल प्रमुख उत्पादक देश है यहाँ पर देशों के लिए कीमतें, आपूर्ति और तेल की मांगों के मामले पर चिंता जताई थी। वही कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है, इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सऊदी अरब और कुवैत, यूएई और रूस और अन्य यहाँ पर जैसे कई देशों से यहाँ पर जो तेल बेचने वाले देश है उन देशों के ऊर्जा मंत्रालय को यहाँ पर बुलाया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई की खास सुविधा, आप वीडियो कॉल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं पेंशनर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए 1 नवंबर 2021 से नई सेवा शुरू कर दी है। इसके तहत बैंक में पेंशन धारक घर बैठे बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। वह एसबीआई ने अपनी इस नई सुविधा को वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का नाम यहाँ पर दिया है। वही एसबीआई ने कहा है कि वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस आसान और सुरक्षित और पेपरलेस व मुफ्त सुविधा है। इसमें पेंशनर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। इसके लिए पेंशनर्स को आधिकारिक वेबसाइट www.pensionseva.sbi पर जाना होगा। फिर डाउन ड्रॉप पर यहाँ पर वीडियो एलसी को चुनना होगा। उसके बाद एसबीआई पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करें। इसके बाद पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा, उसे डालकर सबमिट कर इसके बाद नियम और सत्य जो है वो स्वीकार करने के बाद ये जर्नी स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी। वही वीडियो कॉल के दौरान पैन कार्ड तैयार रखने के बाद आई एम रेडी पर क्लिक करें। फिर वीडियो कॉल शुरू करने के लिए कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन से जुड़ी परमिशन दे। एसबीआई का कोई अधिकारी यहाँ पर वीडियो कॉल पर आएगा। आप चाहे तो वीडियो कॉल अपनी सुविधा के अनुसार समय पर शेड्यूल यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो कॉल शुरू होने पर पेंशनर को वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। यहाँ पर इसे कोड को अधिकारी को बताना पड़ेगा। वही वीडियो कॉल पर अपना पैन कार्ड यहाँ पर दिखाए और एसबीआई अधिकारी इसे यहाँ पर कैप्चर करेंगे। फिर एसबीआई अधिकारी पेंशनर की तस्वीर भी लेंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो G20 में कोरोना से जंग में पीएम मोदी का मंत्र, कहा वन अर्थ वन हेल्थ से मिलेगी जीत। G20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जो जिक्र है वो किया। उन्होंने महामारी से जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ से इस बार जीत हासिल होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इटली के रोम में G20 समिट में हिस्सा लिया। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी और फ्रांसीसी आदि राष्ट्रपति से गर्मजोशी से मुलाकात हुई। इधर G20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने महामारी से जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा है कि वन अर्थ वन हेल्थ से जीत यहाँ पर हासिल होगी। वहीं रोम में पीएम मोदी की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया है कि पीएम मोदी ने G20 देशों को भारत के आर्थिक सुधार और सप्लाई चेन में अपना जो भागीदारी बनाने के लिए आमंत्रित यहाँ पर किया है। वह इन्होंने इस तथ्य को भी सामने रखा है कि महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारत विश्वसनीय सप्लाई चेन के संदर्भ में एक विश्वसनीय भागीदारी बना रहा है। वह इन्होंने बताया कि पहले सत्र में पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में भारत के योगदान पर जानकारी दी। उन्होंने 150 से अधिक देशों को भारत की मेडिकल सप्लाई का जिक्र यहाँ पर किया और वन अर्थ वन हेल्थ हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात की, जो अनिवार्य रूप से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो झारखंड में दीपावली और छठ पर 2 घंटे पटाखे जलाने की मिली है इजाजत। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी जारी हुई है गाइडलाइन।
झारखंड में इस साल दीपावली और छठ और गुरु पर्व पर 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर्स पर पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 35 मिनट का वक्त दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं छठ के दिन सुबह 6 से 8 और गुरु पर्व के दिन 8 से 10 बजे तक परमिशन दी गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर्स पर 31 दिसंबर रात 11:55 से लगाकर 12:30 तक पटाखों की अनुमति दी गई है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य ने यहाँ पर यह निर्देश जारी किया। उन्होंने निर्देश जारी में कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आदेश की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने देते हुए कहा है कि झारखंड के उन शहरों में जहां एयर क्वालिटी अच्छा है वहां निर्धारित समय पर पटाखे जलाए जा सकते हैं। वही पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल की क्षमता वाले पटाखों को ही यहाँ पर बिक्री की जा सकेगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के डीसी को यहाँ पर चिट्ठी भी लिखी गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब महंगी हो सकती है शराब पीने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से दिल्ली में निजी दुकानों को खुलने के साथ साथ जो शराब है वो 8 से 9% महंगी हो सकती है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक आदेश में यहाँ पर कहा है कि अभी सभी प्रकार की जो शराब है उसकी कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि होने की संभावना है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग फिलहाल दिल्ली में पंजीकृत होने वाले शराब के ब्रांडों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MSP तय करने का काम कर रहा है। इस संबंध में एक शराब कारोबारी ने कहा है कि थोक मूल्य में वृद्धि से शराब की कीमतों में कम से कम 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कीमतें कितनी बढ़ेगी ये 2021-22 के लिए आबकारी नीति के अनुसार नई खुदरा प्रणाली या नई MSP नीति पर लागू होने के बाद ही ये पता चलेगा। वही आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में उन्होंने बताया है कि इस बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। आदेश के अनुसार नई आबकारी नीति 2021-22 में आबकारी शुल्क और यहाँ पर वेट को लाइसेंस शुल्क में यहाँ पर जोड़ दिया गया है। वही थोक मूल्य पर 1% दर से आबकारी शुल्क और वेट लगाया जाएगा। इसके यहाँ पर जिसका जो आधार है उसका आधार खुदरा विक्रेताओं के पास शराब की आपूर्ति की यहाँ पर जो कीमत है वो निकाली जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या में हुआ है इजाफा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अक्टूबर 2021 तक 7 साल से अधिक समय में बैंक खातों की संख्या 44 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त के मौके पर अपने संबोधन में इस योजना की यहाँ पर घोषणा की थी। वही वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त 2014 को इसे शुरू किया गया था। यह मिशन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ये जो मिशन था ये सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों के पास बैंक और यहाँ पर लोगों के पास जो बैंक की पासबुक हो वो हो, पैसा भेजने की सुविधा हो, ऋण और बीमा पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक आसानी से लोगों तक पहुँचो। इसलिए पीएम मोदी ने यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की थी। आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक सलाहकार मनीषा सेन शर्मा ने उद्योग मंडल के एसोची में कार्यक्रम में कहा है कि पीएम जनधन योजना की शुरुआत के बाद से अब तक उसे अपार सफलता यहाँ पर मिली है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2021 तक लगभग 44 करोड़ लाभार्थियों को बैंक खातों से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार आबादी के वंचित वर्ग से उनके बैंक खातों में पैसा जमा कराने की में सफल यहाँ पर रही है। वो ये बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो कोरोना संकट के कारण लगातार 10वें महीने 2 करोड़ परिवारों ने उठाया है मनरेगा का लाभ। देश में कोरोना संकट छाने के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई थी। ऐसे में लोगों ने अपने गांवों की ओर प्लान किया था और मनरेगा के तहत काम करने लगे थे। अब सामने आए आंकड़ों के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में कोविड प्रतिबंध हटने के बावजूद भी यहाँ पर सितंबर में 2 करोड़ से अधिक परिवारों ने मनरेगा का लाभ उठाया है। ये दर्शाता है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग और केंद्र और राज्य द्वारा कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी कितनी अधिक बनी हुई है। वहीं मनरेगा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि सितंबर में 2 करोड़ 7 लाख से अधिक परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जो कि 2020 में इसी महीने की तुलना में यहाँ पर 3% अधिक था। वहीं पिछले गैर कोविड साल सितंबर 2019 की तुलना में ये 72% अधिक था। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना से राहत पिछले 24 घंटों में आए हैं 14,313 नए केस, 549 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। कभी कोरोना का ग्राफ चढ़ता है तो कभी यहाँ पर कोरोना का जो नए मामले हैं वो राहत यहाँ पर देते हैं। वही कोरोना के इसी तरह के आंकड़ों को देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी सही साबित होती दिख रही है।
वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 14,313 नए केस सामने हैं, जबकि इस दौरान 539 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,60,000 पार हो गई। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 1,61,000 के आसपास जो कोरोना के जो एक्टिव केस है वो बचे हैं। वही 3,36,00,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक कोरोना से 4,57,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही भारत में अब तक 1,05,00,00,000 के आसपास लोगों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 56 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के केरल में 7,772 नए केस सामने आए हैं। वही केरल में 471 लोगों की मौत होने की पुष्टि यहाँ पर हुई है।